हेलो एवरीवन। आज FMSM पेपर था 2 से 5 बजे तक, द पेपर नंबर 6 ऑफ CA इंटरमीडिएट विच इज़ द लास्ट पेपर। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, तुम लोगों ने बहुत एफर्ट किया। रिजल्ट आते रहेंगे, पर आप लोगों ने इतना बड़ा जो ये 6 डेज़ का मतलब 12 डेज़ का पीरियड अपनी जी जान लगा के मेहनत की, और उसके पहले भी ऑफकोर्स 2-3 महीने तक रिविजन करते रहे हो। तो आज फाइनली पेपर 6 ख़त्म हो गया। आराम से अब रिलैक्स करो, थोड़ा आराम करो, और फिर बात का बाद में जो होगा देखा जाएगा। विल डू दैट। सो पेपर 6 इज ओवर। नाउ आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर विथ यू जो आज आया। आई टीच 3 सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिट एंड SM। तो मैं SM का डिस्कशन करूँगा। मेरे डिस्कशन में आज 2-3 चीज़ें स्पेशल होंगी। नंबर 1, नॉर्मली जब मैं ये MCQ वगैरह डिस्कशन करता हूँ तो मैं रीज़न वगैरह बता देता हूँ। आज थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा, और अपनी बुक के साथ साथ ICAI की बुक का पेज नंबर बताऊंगा। तो आप ICAI की जो बुक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, वहां जाकर आप आंसर को आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि MCQ के आंसर्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो गलत आंसर दे देते हैं, किसी वजह से अब उनको डर तो लगता ही है, तो वो सोचते हैं कि यार मेरा वाला आंसर सही हो जाए। पर अब क्या करूं, एज अ टीचर मुझे वही बोलना पड़ेगा जो सही आंसर है, और सही आंसर वही है जो ICAI के मैथ से है। तो मैंने ICAI के मैथ के पेज नंबर रेफरेंस भी दिए, और मैं प्रेम से समझाऊंगा सारे MCQ के सॉल्यूशन। मैं पेपर एनालिसिस भी करूंगा। ये ABC एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन पहले शेयर किया था कि भाई SM में ऐसे पढ़ना है, और मैंने क्लियर बोला भी था कि SM में 5 चैप्टर्स के लगभग इक्वल वेटेज होते हैं एज पर ICAI वेटेज। तो इसीलिए मैंने ABC एनालिसिस जो SM का किया था अलग स्टाइल में किया था। मैंने बोला था पढ़ते हो पहले आप चैप्टर 3-4 पढ़ो, फिर 5 और 2 पढ़ो, और फिर 1 में जाओ, रादर देन कि मार्क्स वाइज कौन ज़्यादा कौन कम है। इट्स अबाउट द साइज ऑल्सो एंड द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक ऑल्सो। तो अभी आप देखो पेपर कैसा आया। SM का पेपर 65 मार्क्स का आया है। 65 मार्क्स का पेपर था सिर्फ SM, 50 के बदले 65, क्योंकि वो ऑब्वियसली 100 मार्क का पेपर है ना, तो FMSM दोनों में चॉइसेस डालने होते हैं, तो इसीलिए 120 के बदले 130 मार्क का पेपर हो जाता है। 65 मार्क कैसे था सर, ये देखो आप, 8 MCQs आपको अटेम्प्ट करने थे। 8 में से 7 MCQs आर ऑफ 2 मार्क्स, 1 MCQ इज ऑफ 1 मार्क। तो 7 2 14 + 1 15 मार्क का ये MCQ है, 16 मार्क का MCQ नहीं है। पहली बात, एक MCQ उसमें 1 मार्क का था। फिर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क का है, 5-5-5, जिसमें 3 लंबे केस स्टडीज आए थे, वो 5-5-5 15 मार्क का है। फिर आपके सामने 3 और क्वेश्चन है, 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क चॉइस के लिए, कि उसमें से 2 आपको करने, 1 छोड़ना है। और जो लास्ट वाला 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 5 मार्क का एक एक्स्ट्रा चॉइस और डाला हुआ है, तो मेक्स इट अ टोटल ऑफ 65 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क का तो MCQ आपको करना ही है, फिर वो 15 मार्क का क्वेश्चन भी करना कंपलसरी है, फिर वो 10-10-10 के 3 में से कोई एक आप कर सकते हो, और वो जो 5 मार्क लास्ट में दिख रहा है वो लास्ट वाले 10 के अंदर ही एक चॉइस में निकाला हुआ है। तो 65 मार्क का पेपर है। वेटेज आप देख लो एकदम बराबर टाइप का, ये ऑलमोस्ट कोई 1-2 मार्क का फर्क है। चैप्टर 3 और 4 जिसको मैंने बोला था A कैटेगरी, उससे 14-14 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 28 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 ये मैंने B कैटेगरी बोला था, इससे 12 और 13 मार्क्स आए हैं, तो कोई बहुत फर्क नहीं है। 14, 12, 13 में 1-2 मार्क का ही फर्क है। ठीक है, 12 और 13 मेक्स 25 मार्क्स। और चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने कैटेगरी C बोला था, उससे भी 12 मार्क के आए हैं। तो रफली आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सब में वही 12, 13, 14 का ही एवरेज है, मेक्स इट अ टोटल ऑफ 65 मार्क का पेपर। तो ये 5 चैप्टर है, ऑलमोस्ट इक्वल ही, 14, 14, 12, 13, 12, इट कम्स टू 65 मार्क टोटल पेपर। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस। ओके, SM में कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप कोई फास्ट ट्रैक बैच करो, ये करो। मैं बोलता हूँ यार SM में मैंने 100% पढ़ाया है 15 क्लास में, 15 क्लास में 100% कवर कराया है, 35 आवर्स। उसको और क्या फास्ट ट्रैक करूं, वो अपने आप में ही सब कुछ है। रेगुलर भी वही है, एग्जाम ओरिएंटेड भी वही है, फास्ट ट्रैक भी वही है। 35 आवर्स की क्लास भी अगर आप नहीं कर सकते तो मैं क्या बोलूं। और उसका जो पूरा मैराथन है 5 चैप्टर का, इट वाज आई थिंक 6.5 आवर्स, विच आई शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ यू। अब आओ ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, तो मैं थोड़ा प्रेम से बताऊंगा। ठीक है, जब आप इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को पढ़ोगे, लंबी कहानी तो यही थी कि ये PNL नाम की जो कंपनी है ना, प्राइम नियो, ये रोड ट्रांसपोर्ट में तो राजा है, और इन्होंने एयरवेज ट्रांसपोर्ट के साथ भी टाई अप किया है, पर रिसेंटली इनका एयरवेज बिजनेस डिक्लाइन पे जा रहा है। तो जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो अपने आप को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो दैट इज अडेप्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अडेप्टिव और रिएक्टिव एक ही है। ठीक है, तो कुछ बुरा हो रहा है ये इन्होंने बताया यहाँ पे, तो एक रिएक्शन तो आएगा, अडेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक करें, इंप्रूव करें। तो अब ये लोग चालू कर दिए अपना मेहनत करना।
कंपटीशन का पूरा एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर्स का, ठीक है। फिर दे आर ट्राइंग कि अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को और अच्छी तरह से यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी को लाएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह को कम करें। और इन्होंने एक दूसरी कंपनी कार्गो मूवर्स पीएलसी, इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल का टेक्नोलॉजी है, इसके साथ भी अलायंस किया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में जो बड़े बड़े 4 पैराग्राफ्स हैं, पहले पैराग्राफ में खाली बोला गया कि कुछ बुरा हो रहा है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में आप देखोगे ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, प्रोएक्टिव। तो एक नंबर तो एक झलक मिलती है कि थोड़ा रिएक्टिव है, थोड़ा प्रोएक्टिव है, बट आई विल से रिएक्टिव कम है, प्रोएक्टिव ज़्यादा है। मार्केटिंग को इंप्रूव कर देंगे, दूसरी कंपनी के साथ अलायंस करेंगे, अपने फंक्शनल एफिशिएंसीज को बढ़ा देंगे, ऑल दैट साउंड्स लाइक प्रोएक्टिव, बट लिटिल बिट ऑफ रिएक्टिव इन द सेंस कि हाँ वो बिजनेस इनका एयरबेस वाला डिक्लाइन भी कर रहा था। अब हमारे सामने ऑप्शंस है, सर कौन सा सही है, मैं पूरा समझा रहा हूँ प्रेम से। अडेप्टिव और रिएक्टिव जो है ना वो एक ही होता है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों एक ही है तो दो ऑप्शन में देना तो यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है कि हम किसको टिक करें, अडेप्टिव रिएक्टिव। तो क्लियर कट ये दोनों तो आपके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक ही चीज होता है, अडेप्टिव और रिएक्टिव, तो ये दो तो आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, या तो प्रोएक्टिव या ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। नाउ एज अगर आप कहानी को पढ़ो तो आपको ज्यादा तो प्रोएक्टिव लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बुरी खबर भी है ना कि एयरवेज वाला डाउन चला गया, तो एक रिएक्शन भी है। तो बेटर बी ऑप्शन प्रोएक्टिव एंड डी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव, इसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन है डी, प्रोएक्टिव भी है रिएक्टिव भी है। और इन जनरल अगर आप चैप्टर 1 खोल के पढ़ते हो, या आईसीआई के मैट का पेज नंबर रेफरेंस भी मैं डाला हूं, ठीक है, कि तुम जाके वेरीफाई कर सकते हो, आईसीआई की बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, उसमें आप कंट्रोल फाइंड करो, प्रोएक्टिव रिएक्टिव ये सब तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप पाओगे कि मैक्सिमम टाइम्स इन्होंने भी बोला है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो स्ट्रेटजी होता है इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, 100% प्रोएक्टिव 100% रिएक्टिव नहीं होता। तो एज अ मैटर ऑफ थंब रूल ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव की, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरा सोच समझ के आंसर मैंने रखा है डी। तो में से कई स्टूडेंट्स ने आंसर प्रोएक्टिव भी रखा होगा, तो मैंने बता दिया कि वाई आई हैव सजेस्टेड द आंसर इज डी इंस्टेड ऑफ बी, बिकॉज एज अ थंब रूल मोस्ट ऑफ द कंपनीज ब्लेंड फॉलो करते हैं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो रिएक्ट करने के लिए, और प्रोएक्टिव मतलब एनवायरमेंट में चेंज नहीं हुआ है पर हम अपने आप को और बेटर करने के लिए कर रहे हैं, दैट्स प्रोएक्टिव। तो बेस्ट आंसर है डी एज पर मी, ओके। मैं इस बार कोई एमसीक्यू कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज उसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और ज़रूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है। मैं इसी में तुमको आईसीए का मैट भी बता दूंगा, पेज नंबर दे दिया मैंने, वहाँ देख लो, और एक्सप्लेन भी कर दिया रीजंस। अब आप जो रीजंस आप देखना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार सितंबर में जो एसएम का एग्जाम हुआ था मैंने पूरा डिस्कस करके बोला था कि यहाँ पे फोकस्ड डिफरेंशिएशन आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले नहीं सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और एंड में आईसीआई का आंसर आ गया, और आईसीआई का आंसर था फोकस्ड डिफरेंशिएशन, तो वो बात साबित हो गई, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम लोग बैठ के कंट्रोवर्सी या टाइम वेस्ट करें। मैं पेज नंबर रेफरेंस दे रहा हूँ आईसीआई का और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आंसर है ये ब्लेंड। नेक्स्ट वाला, दोनों कंपनी जो आपस में टाई अप की है ना, हमें क्लियर बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों कंपनी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन करेंगी, मतलब मर्जर नहीं हो रहा है। तो मर्जर जब नहीं होता, कोलैबोरेशन करके आप काम करते हो, तो उसको अलायंस बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक अलायंस। आईसीआई का पेज नंबर 4.17 का मैट है, दोनों अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख के कोलैबोरेट करेंगे, तो बेस्ट आंसर इज स्ट्रैटेजिक अलायंस। कुछ जन बोलेंगे कि सर इसका आंसर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी तो हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि दो कंपनी जो वर्टिकल चेन में ऊपर नीचे नहीं बल्कि एक ही लेवल पे है, ठीक है, ये कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, दोनों एक वर्टिकल चेन का तो हिस्सा है नहीं, दोनों बराबर लेवल पे ऑलमोस्ट। हाँ, ये रोड ट्रांसपोर्ट का राजा है और वो टेक्नोलॉजी में राजा है, तो ये लोग साथ आ रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि सर इट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, बट उससे भी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों कंपनियां बेसिकली ना एकदम सेम होती हैं, जबकि एकदम सेम नहीं है। ये रोड ट्रांसपोर्ट का राजा है और वो टेक्नोलॉजी का राजा है, तो दोनों एकदम सेम नहीं है कि हॉरिजॉन्टल बोले हम लोग। तो बेहतर आंसर है अलायंस। जैसे आप देखो डोमिनोज का पिज्जा मंगाओगे ना, तो उसके साथ उनका डोमिनोज वालों का कोक या पेप्सी के साथ टाई अप है, पिज्जा हट वालों का दूसरे वाले के साथ टाई अप है। तो दोनों जो कंपनी है डोमिनोज और कोकोला सेम तो नहीं है, अलग सेगमेंट में, पर अलायंस करके बैठे हैं। तो दैट इज बेस्ट आंसर इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग जो कर रहे हैं ये लोग, कौन सी टाइप की मार्केटिंग है, आई विल शो इट टू यू। इन्होंने बोला मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग को लेके बहुत कुछ लिखा है कहानी में, लेकिन एक वर्ड है जहां पर आके निगाहें अटकती है, कस्टमर ओरिएंटेशन।
ठीक है, और बाकी जितना बोलना है बोल लो, लेकिन ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ एनलाइटेंड मार्केटिंग के साथ यूज होता है। ठीक है, पेज नंबर 3.15 ऑफ ICAI, आप सर्च कर लो कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, कस्टमर डैश डालना, स्पेस में डालना, कस्टमर डैश ओरिएंटेड, एनलाइटेंड मार्केटिंग निकल के आएगा। आई विल शो इट टू यू। ये देखो जरा, ICAI की बुक में पेज 3.15 में जाओगे, वहाँ एनलाइटेंड मार्केटिंग टॉपिक मिलेगा, उसको पढ़ोगे, उसमें 5 चीज़ें लिखी होती हैं। कस्टमर ओरिएंटेड, इनोवेटिव, वैल्यू, सेंस ऑफ मिशन, सोसाइटल। यहाँ कस्टमर ओरिएंटेड तो बोल ही दिया था। सोसाइटल मार्केटिंग का मतलब था सोसाइटी का भला, हालांकि यहाँ पे था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पर वो नहीं, मेरा मेन फोकस कस्टमर ओरिएंटेड पे है। तो एनी काइंड ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग वुड बी कॉल्ड एज एनलाइटेंड मार्केटिंग। तो ये इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि सर ये नहीं होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बहस करने के पहले ICAI का मैट खोलना, पेज 3.15 पे जाना, एनलाइटेंड मार्केटिंग टॉपिक है, उसके नीचे पढ़ना, आपको वर्ड मिलेगा कस्टमर ओरिएंटेड, दैट इज द मेन हिंट। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनका एयरवेज वाले के साथ जो टाई अप हुआ वो डिक्लाइन में ही है, तो द आंसर विल बी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिक्लाइन स्टेज में, शार्प डिक्लाइन इन बिजनेस। वो पेज नंबर ICAI का ये वाला, इसमें भी कोई बहस नहीं है, ये भी एकदम क्लियर कट है। ये देखो ICAI की बुक का पेज नंबर है और उसमें एक MCQ भी है, मेरे बुक में भी सेम डाला हुआ है। तुम जैसे ही ICAI की बुक में जाके पेज 37 पे 3.37 में खोलोगे, वहाँ MCQ है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल, वीकेस्ट राइवल, बोथ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट राइवल, नन ऑफ द अबव। आंसर है बोथ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट राइवल। तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो तुम वो पेज नंबर ICAI का, मेरे बुक का भी, दोनों मैंने डाल दिया कि भाई सर आप पढ़ाते हो, मैं पढ़ाया हूँ वही क्लास में। तो आंसर है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये सब नहीं है। पेज नंबर रेफरेंस है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, 14 नंबर जो MCQ है, मतलब ऑब्वियसली तुम लोग के में नंबर उल्टा पुल्टा होगा। ये वाला जो MCQ है, ये 1 मार्क का MCQ था और ये हार्ड था, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस कर देंगे याद करना। ठीक है, मैंने पेज नंबर रेफरेंस भी दिया, 1 मार्क का है तो क्या पढ़ाऊंगा तो ही। पेज 2.7 ऑफ ICAI मैट, मेरे बुक में भी है ये। वहाँ पे बहुत सारे तरह के एनालिसिस होते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक्सटर्नल होता है, डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस इंटरनल होता है, जो कि मेरा आंसर हमसे पूछा है विच ऑफ देम इज एन इंटरनल एनालिसिस, तो डिटर्मिनेंट्स इज एन इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, मार्केट एनालिसिस एक्सटर्नल होता है। सिनेरियो एनालिसिस बोल के कोई टॉपिक ICAI किताब में नहीं है। तो पेज नंबर 2.7 में तुम जाओगे, ICAI के मैट में ऊपर देखोगे एक डायग्राम मिलेगा, डायग्राम में तुम्हारे राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा होगा इंटरनल एनालिसिस, उसके नीचे दूसरा नंबर देखोगे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटर और मार्केट आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा लिखा हुआ है एक्सटर्नल के नीचे। तो इसका आंसर है डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, 1 मार्क का। 15 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहती है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इन चारों में से कौन से ऑप्शन स्टेबिलिटी है? केवल एक, मतलब मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। एक एलिमिनेशन का तरीका, आप अगर A, C और D को पढ़ोगे तो वो क्लियर कट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। यहाँ प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहा है, डेवलपिंग न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर प्रोडक्शन एक्सपेंशन हो रहा है कि फार्म्स और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे सेल्स एक्सपेंशन हो रहा है कि नया नया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ये 3 एक्सपेंशन है, तो बचा क्या? स्टेबिलिटी। लेकिन फिर भी मैं पक्का सबूत दे रहा हूँ। यू गो टू पेज 4.5, 4.6 ऑफ ICAI का मैट, पेज 4.6 में वहां पर तुम ऊपर में टाइप करना या सर्च करना फंक्शनल एफिशिएंसीज, ये आएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में आप कोई नया रिस्क नहीं लेते, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंसोलिडेट करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सब करते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो मेन कीवर्ड है दैट इज फंक्शनल एफिशिएंसी। तो ये फंक्शनल, तुम इस पेज में जाओ ना 4.6 में, वहीं पे देखना फंक्शनल एफिशिएंसीज करके कुछ लिखा होगा, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ओके, लास्ट, दिस इज वेरी इजी, आई थिंक ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया होगा। ये ICAI के मैट में 5.45 पे भी है। 8 तरह के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें जो लास्ट होता है वो होता है आवर ग्लास स्ट्रक्चर। आवर ग्लास स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऐसा शेप होता है, मतलब लोअर मैनेजमेंट ज़्यादा है, अपर मैनेजमेंट ज़्यादा है, डमरू जैसा, बीच में थिन है, मतलब मिडिल मैनेजमेंट एकदम कम होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड आवर ग्लास स्ट्रक्चर। आवर ग्लास स्ट्रक्चर का ये रहा। जैसे हम जो टीचर्स हैं, हम टीचर्स लोग जितने भी, हमारा बिजनेस भी आप बोलोगे तो आवर ग्लास स्ट्रक्चर ही है। हमारे यहाँ मिडिल मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, सीधा लोअर लेवल मैनेजमेंट और सीधा हम टीचर्स हायर लेवल मैनेजमेंट, बीच में कुछ नहीं होता मिडिल लेवल। तो यहाँ पर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बदले 2 ही लेवल होते हैं, टॉप एंड बॉटम। मिडिल लेवल इज डिमिनिश्ड, आवर ग्लास स्ट्रक्चर। सो दैट वाज द आंसर ऑफ ऑल योर MCQs। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये रहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 4 पेज का था।
पहला क्वेश्चन 5 नंबर ही कंपलसरी है, ये 15 मार्क का, 5-5 मार्क के 3 है, बड़े बड़े केस वाले हैं, 5A, 5B, 5C। इसमें भी इनको प्रोएक्टिव रिएक्टिव वापस से डाला इन्होंने, एमसीक्यू में भी था, यहाँ पे भी इनको पसंद आ गया कि दो अप्रोच कौन सा, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। 5 तो 5 मार्क के बड़े बड़े केस वाले, फिर थोड़े छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क का है, ये 2 क्वेश्चन, फिर 7 भी 10 मार्क का है, 2 क्वेश्चन, 8 भी 10 मार्क का ही है, पर उसमें एक एक्स्ट्रा चॉइस है, 8A करना है, 8B और 8B में से एक कर लो, कोई एक 5 मार्क का। तो इस तरह से ये पेपर 65 मार्क का था इस बार। ओके, तो ये था सर आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एनालिसिस। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, अब तुम रिलैक्स करो, कुछ दिन तो रिलैक्स करो, उसके बाद देखना कि आगे क्या प्लान करना है, कैसे करना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब रिलैक्स करो, कूल डाउन करो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, हफ्ते भर तो एंजॉय करो, उसके बाद वापस से कुछ काम करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। थैंक यू।